वेकअप एंड शाइन के इस क्यूआर कोड के संस्करण में आपका स्वागत है। और कल एक बड़ी ही दुखद घटना हुई। श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति जो थे, उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो आज अनिल जी और मैंने ये निर्णय लिया कि उन्हीं के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। अनिल जी नमस्कार। बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए, प्रणब दा का जाना। द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड, जो कि कहा जाता था उनके लिए। आपकी क्या यादें हैं प्रणब दा की? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि हम लोग एक दो एपिसोड मिस कर चुके हैं। किसी वजह से रिकॉर्डिंग हमारी नहीं हो पाई, कार्यालयीन व्यस्तता और उसके लिए। प्रणव जी से जो यादें, मतलब पॉलिटिकल यादों को छोड़ दिया जाए तो वो जीवन में एक अपने आप में एक सीख थे, बहुत बड़ी सीख थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी कार्यशैली से बताया कि किस तरह निष्ठावंत रहकर, किस तरह सतत प्रयासरत रहकर आप बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जब से भी कल 2 दिन से उनसे जुड़े हुए कई किस्से आ रहे हैं खबरों में, तो देखिए उसमें एक उनकी बहन का किस्सा है कि वो जब राष्ट्रपति भवन के घोड़ों को देखते थे तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अगले जन्म में घोड़ा बनूं और राष्ट्रपति भवन पहुंचूं। तो उनकी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी, उनसे करीब उम्र में 10 साल बड़ी थी, उन्होंने उनसे कहा कि देखो, तुम राष्ट्रपति भवन जरूर पहुंचोगे और राष्ट्रपति बनकर पहुंचोगे। तो ये अपने आप में, ये जो हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, ये आपको किस तरह से सपने देखकर उन्हें पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ये उसकी एक उत्तम मिसाल। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था कि एक शैक्षणिक संस्था में अपना व्याख्यान देते वक्त उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। आप छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई, आप जो है अपना, छात्रों को चाहिए कि वे अपना 100% दें और शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। और उन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाया। वो अपने पहले एक हिंदुस्तान के राजनेता है, या बहुत कम राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाधिक संवैधानिक पदों का उपभोग किया, जिसको विराजमान विभूषित किया। इसीलिए सही मायने में पद्म विभूषण उनके नाम के आगे लगना, ये एक अपने आप में बहुत सही है निर्णय जो है। तो कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने अपने जो व्याख्यान में बातें कही, वो उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाई। तो लोगों को जो भी संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, उनको निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, उनके भी बीच में बहुत समय ऐसा आया जब समय अनुकूल नहीं था, उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसमें हार नहीं मानी। और इस देश के सबसे युवा वित्त मंत्री रहने के साथ साथ दुनिया के 5 सर्वोत्कृष्ट वित्त मंत्रियों में उनका नाम आता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आप देखिए, ये दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया जो अर्थतंत्र पर चलती है, और अर्थतंत्र का कोई बहुत बड़ा पंडित, प्रकांड पंडित कोई अपने देश में हो, ये हमारे लिए भी उतने ही सौभाग्य की बात है। प्रणब दा का जाना वास्तव में हिंदुस्तान की जो राजनीति है, उसकी विरासत का एक बहुत बड़ा एक नुकसान है, तो आज हम लोगों के सामने है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश की राजनीति सौभाग्यशाली थी कि उनको प्रणब दा जैसी शख्सियत देखने को मिली। बिल्कुल। देखिए, राज के पीछे नीति आती है। तो सही मायने में राजनीति को किसी ने अगर व्याख्यात किया तो प्रणब दा ने किया। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी उनका कोई आपको अनैतिक, राजनीति का कोई अनैतिक उदाहरण नहीं मिलेगा। सब नैतिक उदाहरण। राजनीति और राजनैतिक दोनों में काफी अंतर है। तो उन्होंने नीति को नैतिकता के साथ में हमेशा जोड़े रखा।
कभी भी अनीति का साथ नहीं दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उससे कुछ सीख लेना चाहते हैं। तो प्रणव दा अपने आप में एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। उन्होंने देखिए बचपन, आप उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस से जुड़े रहे, जी जी 10 वर्ष जेल में रहे। उनकी माता ने अभावग्रस्त जीवन जिया, 10 किलोमीटर दूर स्कूल चल के जाते थे पढ़ने। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं 10 किलोमीटर दूर जाता था, धान के खेतों में से होकर गुजर के जाना पड़ता था, काफी दिक्कत होती थी, लेकिन परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नजदीक में कहीं पर दाखिला ले सके। तो वो इतनी दूर जाते थे पढ़ाई करने। आप जितने भी देखिए महापुरुषों को उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितना जीवन में संघर्ष किया है। ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, संघर्ष किया है। प्रणव दा ने भी बहुत संघर्ष किया, कॉलेज के जीवन में संघर्ष किया, राजनीति में संघर्ष किया, लेकिन वो कभी भी हटे नहीं और उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। तभी एक उत्तम वकील कहलाए, प्रोफेसर कहलाए, पत्रकार रहे, राजनेता रहे और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर प्रथम नागरिक तक बने और राष्ट्रपति पद के साथ में भी पूरा उन्होंने न्याय किया। सबसे सख्त फैसले उन्होंने लिए। 34 दया याचिकाओं में से सिर्फ 4 को छोड़ के और 30 उन्होंने खारिज की। समाज के प्रति नरम रुख अपनाया। तो जहां पर जैसी आवश्यकता थी, उन्होंने अपने जीवन में, बहुत कम राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनसे आप बहुत कुछ ज्यादा सीख सकते हैं। वैसे तो आप सभी से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए है, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा सीखने के लिए है तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो प्रणव दा है। तो ये आज हमारे लिए बहुत व्यक्तिगत, सामाजिक और हमारा एक राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है उनका जाना। आपने नीति और नैतिकता की बात करी, और क्योंकि नैतिकता का उन्होंने ताउम्र पालन किया, शायद यही कारण था कि राजनीतिक पार्टियों, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग विचार होने के बावजूद सभी राजनीतिक पार्टियों में उनका एक बहुत सम्मान की नजरों से उनको देखा जाता था। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का कद था, हम कह सकते हैं कि तकरीबन उतना ही कद प्रणब दा का भी था, जहां पर कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधाराओं से इतर उनका सम्मान करती थी। मतभेद जरूर रहा होगा। और एक प्रमोद महाजन साहब का एक किस्सा याद आता है। एक पार्लियामेंट में बहस थी और उन्होंने माँ चंडी का कोई श्लोक और चंडी पाठ में से कुछ उद्घृत किया था वहां पर संसद में, और प्रणब दा ने उनको करेक्ट किया था। उन्होंने कहा था ये नहीं, ये है श्लोक। तब अटल जी ने कहा था, प्रमोद जी को सलाह दी थी कि भाई जहां तक चंडी पाठ की बात आती है, उसमें आप कुछ भी अगर कोट करें तो ये देख लें कि उसकी मौलिकता सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें आप प्रणब दा से कभी भी जीत नहीं सकते। वो गलती आपकी पकड़ लेंगे, क्योंकि 2 घंटे दिन में चंडी पाठ किया करते थे। देखिए प्रणब दा अभी जैसे राष्ट्रपति भवन में भी जब रहे, हमेशा हमने उनको सूट बूट में देखा है, लेकिन जब वो अध्यात्म और इस मूड में होते थे, तब आप उनको आप देखिए धोती कुर्ते में भी दिखाई देते थे जी। मतलब उन्होंने जो कार्य किया हमेशा उसमें रम गए, वो एकदम डूब के मतलब जो काम करते हैं ना। तो यही तो सबसे बड़ी उन्होंने जीवन में एक सीख दी है कि भाई आप जो भी कार्य करिए पूरी शिद्दत से करिए, और उसका आपको फल क्या मिल रहा है इसकी अपेक्षा मत रखिए। कई बार उनको लोगों ने निराश करने की कोशिश की कि भाई आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन प्रणब दा ने कहा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा स्थान होगा मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो वही वो करते रहे, और देखिए आप सब सर्वोत्कृष्ट जो आपका पद है वहां तक, सर्वोच्च पद तक वो पहुंचे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस पद को उन्होंने सुशोभित किया कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि उन्होंने जो पद जितने भी किए वो विभूषित किए, इसलिए पद्म विभूषण उनके नाम पर, भारत रत्न उनके नाम पर, जो सही मायने में उसको परिभाषित करता है, उनके नाम को सुशोभित करता है। सच्चे कांग्रेसी थे। जबकि एक दौर आया जब वैचारिक मतभेद हुए राजीव गांधी जी से और पार्टी उन्होंने छोड़ी थी, पर वापस आए। क्योंकि एक और किस्सा याद आता है, उन इमरजेंसी के टाइम पर किसी ने उनसे कहा था कि भाई आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया,
या पार्टी छोड़ क्यों नहीं दी? बोली विरोध हो सकता है, और आपको कैसे पता कि मैंने विरोध नहीं किया? मैंने सामाजिक तौर पर अगर विरोध नहीं किया तो अंदर विरोध किया, और अगर मैं छोड़ दूंगा पार्टी तो मैं रहूंगा कहाँ? कांग्रेस मेरा घर है। इसके इसके अलावा मैं किसी और सोच के साथ अपने को जुड़ा हुआ नहीं पा सकता हूँ, अपने को जुड़ा हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो सच्चे कांग्रेसी थे। और एक और चीज अनिल जी, आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं तो, उन्होंने कहीं ना कहीं, देखिए कई लोग होते हैं जो जिनके अंदर बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, और एक कड़वाहट रह जाती है अगर वो एम्बिशंस पूरे ना हो। पर जमीन से उनका जुड़ाव बहुत था। तभी उन्होंने एक बार किसी ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री पद के बड़े प्रबल दावेदार थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर बहुत कमियां थी जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सका। उनमें से एक थी मेरा हिंदी का अल्प ज्ञान, मैं ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, और मेरा जो सामाजिक बेस है, जो जनता के बीच बेस है, वो उतना ज्यादा नहीं है जितना और नेताओं का है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री न बन पाना कोई बहुत बड़ी या गलत बात नहीं है। तो ये भी उनकी एक जमीन से जुड़ा हुआ जो उनका कैरेक्टर था उसको दर्शाता है ये बात। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि प्रणव दा एक लंबे अरसे तक राजनीति में रहे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे। इंदिरा गांधी जी के साथ में रहे, मनमोहन सिंह जी के साथ में रहे, पी नरसिम्हा राव के साथ में रहे। तो जमीन से जुड़ाव नहीं था ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा अपनी पश्चिम बंगाल जो उनकी एकदम जो जमीन थी, राजनीतिक जमीन थी, उससे थोड़ा दूर रहे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहां का जो चीजें, लेकिन उन्होंने देखिए पेटेंट वाला इशू आया था बीच में जब मिली जुली सरकार थी, उन्होंने काफी क्लेवरली वाम दलों को उस पर राजी करके उस चीज को करवा के लिया था। तो ये उनकी काबिलियत थी। और जहां तक आपने जो विरोध वाली बात की, तो उनका विरोध करने का तरीका मुखर होकर विरोध करने का तरीका नहीं था। वो विरोध करते थे, उनका विरोध करने का तरीका अलग था, और वो अपनी बातों से जो सामने वाला पक्ष है उसको किस तरह से कन्विंस करें, ये उनका पक्ष था। ऐसा मुखरता में विरोध कर देना विरोध नहीं कि भाई मेरा विरोध है, मैंने लाल झंडा उठा लिया, हरा झंडा उठा लिया, काला उठा लिया, ऐसा विरोध नहीं था उनका। वो उसको तार्किक ढंग से विरोध करते थे और उनका तरीका सौम्य था। और उसी वजह से वो हमेशा जब विकट परिस्थिति, संकट मोचक इसीलिए तो कहे जाते थे कि जब विकट परिस्थिति आती थी तो वो हर एक चीजों को हैंडल कर पाते थे। कई बार ऐसा था कि उनके दायरे से हटके भी काम थे कुछ, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आई कि जरूरत पड़ी किसी की जो बहुत अच्छी तरह से चीजों को नेगोशिएट कर सके और सभी पक्षों को राजी कर सके, तो प्रणव दा को याद किया गया, उनको बुलाया गया, उनको बिठाया गया, और उन्होंने अपने अनुभव से और अपनी सूझबूझ से, ये देखिए उनमें बहुत सारी कलाएं थी, और उसके बाद में भी ये मान लेना कि भाई मेरे में कमियां हैं, ये कोई बड़ा व्यक्ति ही मान सकता है ना कि भाई मेरे में कमियां हैं। कोई मानता थोड़ी है कि मेरे में कमी है। तो ये उनमें कमियां थी, तो वो मान लेते थे कि ये मेरे में कमी है, तो यही तो बड़प्पन है। हालांकि हम जहां पर हम बैठे हैं और हम लोग जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, हमको कोई कमी नजर नहीं आती है, लेकिन वो अपने अंदरूनी जो तौर पर वो समझते थे। तो प्रणव दा ने कुल मिलाकर जीवन में जो भी काम किया और जैसा भी किया, वो हमेशा, जैसे आपने कहा कांग्रेस थी, वो हमेशा उन्होंने राष्ट्र हित को सबसे आगे रखा जी, और उस नजरिए से उन्होंने काम किया। यही वजह थी कि 2019 में जाके सरकार को भारत रत्न देने के लिए उनका नाम ये करना पड़ा, नॉमिनेट करना पड़ा। तो ये प्रणव दा की, जैसे अटल जी को सभी लोग प्यार करते थे, वैसे प्रणव दा को भले वैचारिक मतभेद होंगे अपनी जगह पर, होते भी है राजनीति में, लेकिन प्रणव दा को व्यक्तिगत तौर पर हर कोई बहुत ही पसंद करता था, सम्मान करता था, और विजनरी भी थे। उन्हीं के कार्यकाल में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 80s में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के बाद तो जो भी तब ये वित्त मंत्री थे, मनमोहन जी जो थे गवर्नर थे, और फिर ये प्रधानमंत्री बने, तब भी वो वित्त मंत्री रहे। जी तो मनमोहन सिंह। इसके बाद में काफी कुछ लोगों के मन में ये थी, लेकिन उन्होंने एकदम वही तब उन्होंने कहा कि मैं अपना कार्य करूंगा, जो मेरे नियति में लिखा होगा वो होगा, मेरे में कुछ कमी रही होगी इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। पर खैर ये एक नुकसान है हम सभी के लिए, इस पूरे देश के लिए। पर
मन से यही कामना है कि अब वो जो जिस दूसरी दुनिया के सफर पर निकले हैं वहां भी वो खुश रहें और वहां भी वो अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करते रहें। देखिए एक चीज और है जी जो जी प्रणव दा ने हमेशा कही, जो आज हम जी लोगों को आज कोरोना के इस संकट काल में उनकी ये बात को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया में नौकरियां कम हो रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं कोरोना के इस काल में। प्रणव दा ने कहा था कि आप नौकरी मत ढूंढो, आप कंपनी खोलो, आप नौकरियों का सृजन करो। आज के युवाओं को उनकी इस बात से सीख लेनी चाहिए, और ये आपदा काल जो होता है ना हमेशा वहां पर ही अवसर होते हैं, तो अवसर का भी काल है। युवाओं को उनकी बात से ये सीख लेकर इस दिशा में काम करना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्यूआर कोड के स्पेशल एपिसोड में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी प्रणव दा को मिस करेंगे, पर हम सभी उनको बहुत प्रेम करते थे और करते रहेंगे। वेक अप एंड शाइन पर क्यूआर कोड में आप अनिल तिवारी के साथ थे। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।